ஆரம்பிக்கலாமா? வணக்கம் பிரைம் மினிஸ்டர். வணக்கம் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். You look so pretty in this veshti. I am feeling very embarrassed. I am dressed like an Angrezi and you like a Tamilian. पहले तो इसको नोटिस किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ. Prime Minister, you have exhibited a great penchant for Tamil culture, unlike most of your predecessors. You connect so well with Tamil Nadu and Tamil culture. And you visited Tamil Nadu many times, including this year. Do you remember your first ever visit to Tamil Nadu? वैसे करीब 5 दशक से मेरा तमिलनाडु आना जाना रहा है. अलग अलग रूप में आना जाना रहा है. एक जिज्ञासु के रूप में देश भर में जब घूमता रहता था तब भी आया. लेकिन अगर मैं कह सकता हूं कि जो चीज़ें के साथ मेरा जुड़ाव हुआ, तो जब कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल बन रहा था, During the Ekta Yatra? उस समय मेरा आना होता था जब बन रहा था. उसके बाद 1975 श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, तो इमरजेंसी के दरमियान मैं अंडरग्राउंड था, तो कुछ कोऑर्डिनेशन के काम के लिए मैं पूरे देश में जाता था, तो तमिलनाडु आया था. इमरजेंसी समाप्त होने के बाद हम लोगों ने तय किया था, हमारे कुछ लोगों ने, कि भाई एक पूरे देश में इमरजेंसी के खिलाफ जो संघर्ष हुआ है और सामान्य नागरिकों ने जो संघर्ष किया है, उसका सारा मटेरियल, उसका कंपाइलेशन होना चाहिए. तो उस सिलसिले में मैं देश भर में स्टेट हेडक्वार्टर्स पे जाता था, कभी इंटीरियर में जाता था. उस समय संघर्ष में जो लोग व्यस्त थे उनसे मिलता था. उस समय उन्होंने कैसे किया, लिफ्ट रेस कौन सा, सारे इकट्ठा करता था. तो उस काम के लिए आफ्टर इमरजेंसी मुझे काफ़ी समय वहाँ आकर के प्रवास करने का. फिर मैं पार्टी संगठन के लिए रेगुलर आता जाता रहता था. उसके बाद एकता यात्रा एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी. कन्याकुमारी से शुरू की थी हमने और श्रीनगर जा रहे थे और सपना लेकर के निकले थे, क्योंकि उस समय लाल चौक में तिरंगा झंडा को झुलाया जाता था श्रीनगर में. That yatra culminated in 2019 with the full integration of Jammu and Kashmir. तो पूरी तरह जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली वो अवसर था. और खुशी की बात है कि मैं तिरंगा झंडा लेके चला था. और उस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के फैमिली मेंबर आए थे और उन्होंने हमें तिरंगा झंडा सुपुर्द किया था, जो हमने श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के फहराया था. कन्याकुमारी में. So you've just told us that you've been connected to Tamil Nadu nearly for last 50 years. करीब. But what would you say was your most memorable experience in Tamil Nadu? मैं कहता हूँ कि एक से बढ़कर एक अनुभव होता है. मैं किसी एक जगह पे पिन पॉइंटेड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक मैं घटना बताता हूँ जो मुझे टच कर गई थी. जब हम कन्याकुमारी से चले, केरल होकर के फिर तमिलनाडु, ईरोड वगैरह गए थे. एक आज़ादी के आंदोलन के बहुत बड़े शहीद हुए थे और बहुत छोटी आयु में शहीद हुए थे. उनके परिवार से कोई 90 ईयर ओल्ड माता, वो जब मुझे आशीर्वाद देने आई, ये, और मैं वहाँ जाकर के उनको, उनकी जो समाधि है वहाँ ईरोड में, उसको मैंने पुष्पहार किया. लेकिन उस माँ का भाव, क्योंकि उनके परिवार के वो कौन सज्जन थे, वो मुझे रिलेशन याद नहीं रहा है अभी. Poor Kumaran died very young. Yes, you are perfectly right. He held on to the national flag and died. तो मेरे मन को वो छू गया. उनका जो ब्लेसिंग और जो भाव था, और कुमारन का देश की आज़ादी के लिए मर मिटने की बात को लेकर वो जो गर्व फील करते थे, वो वाकई यानी जिस काम के लिए हम चले थे तो प्रेरक था. दूसरा, जब हमारी एकता यात्रा जा रही थी, तो एक खेत में व्यक्ति चिल्ला रहा था. उसने
लंगोटी भर पहना हुआ था, वो खेत में काम कर रहा था। ऐसे रोको रोको रोको, तो हमें लगा कुछ शायद, तो हमने फिर हमारा कॉन्वॉय रोका। वो आया, उसको ज़्यादा समझ नहीं आता था बोलना, लेकिन उसने मेरे हाथ में 11 रुपये दिया। और मैंने हमारे तमिल भाषा जानने वाले कार्यकर्ता उनको बुलाया, मैंने कहा क्या है भाई? तो उस बेचारे को मालूम नहीं था कि ये यात्रा है तो कोई रिलीजियस है क्या है। उसने कहा आप कश्मीर जा रहे हैं ना, ये 11 रुपये मेरा भी चढ़ा देना। कश्मीर के लिए? कश्मीर में जा रहे हो आप? उसको इतना मालूम था कि यात्रा कश्मीर जा रही है, उनको ये मालूम नहीं था, मेरी तरफ से भी 11 रुपये चढ़ा देना। मतलब वो इतना भाव विभोर था, और लंगोटी पर था, गरीब किसान, खेत, मैं तो कहता हूँ खेत मजदूर होगा वो। तो ऐसी इमोशनल घटनाएं बहुत होती हैं जो कभी भूल नहीं सकते। So, but what would you say is your most favorite thing about Tamil Nadu, sir? Is it the language, culture, खाना? ऐसा है, हम जब तमिलनाडु कहते हैं उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए, एक पूर्ण रूप में देखना चाहिए। ठीक, बात लैंग्वेज से शुरू होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि एक तो मेरे मन में गुस्सा है बहुत। गुस्सा इस बात का है कि हम ही लोगों ने इतनी महान विरासत के साथ अन्याय किया है। कैसे? कहीं पर डायनासोर का अंडा मिल जाए तो पूरा देश नाचता है। भारत के पास हजारों साल पुरानी दुनिया की सबसे समृद्ध लैंग्वेज है, लेकिन हम सीना तान के दुनिया को कहते नहीं है। वो अभी जीवित भी है, इट्स अ लिविंग लैंग्वेज। कहते नहीं है। हमने क्यों इसको इस प्रकार से सिकुड़ कर रखा है? तो मेरे मन में एक और दर्द है, और इसलिए मुझे जैसे एक दो वाक्य बोल लेता हूँ, सुनने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं मन में तक तय करके गया था मैं यूएन के अंदर तमिल बोलूंगा। वो इसलिए मैं बोला कि मैं दुनिया को बताने की, दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है, ये दुनिया को पता होना चाहिए। और इतनी समृद्ध विरासत, इसका हर जगह पे गौरवगान होना चाहिए था। तो मैं अब देखिए, राजनीतिकरण हो गया लैंग्वेज का। अच्छा हुआ इडली डोसा का राजनीतिकरण नहीं हुआ, वरना वो भी तमिलनाडु के अंदर पड़ा रहता। आज श्रीनगर में जाइए इडली डोसा मिलता है, गुवाहाटी में जाइए इडली डोसा मिलता है, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में जाए मिलता है। तो मुझे लगता है कि जैसे इडली डोसा विश्व भर में फैल गया, हमारी तमिल भाषा भी फैलनी चाहिए थी। Right. लेकिन राजनीतिक हितों के कारण उसको दबोच करके रखा है। उसके कारण तमिल भाषा का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान का भी बहुत नुकसान हुआ है। But अभी you have to tell us, sir, what is your favorite Tamil food? इडली या डोसा? पर नॉर्मली मैं उपमा पसंद करता हूँ। उपमा? Really, sir? That's not many people's favorite. फिर मैं आपका जो पोंगल? खिचड़ी जैसा होता है, पोंगल खिचड़ी पोंगल, तो बहुत लाइट होता है। हमारे सेलम में मोड़ी इडली काफी फेमस है, आपको मालूम है? You know that? वो मुझे आज पता चला, मैं अभी सेलम जाके आया, मैं बोलता लोगों को। एक बीजेपी कार्यकर्ता ने he is having a shock, वो मोड़ी इडली कहता है। As Prime Minister, you have taken various initiatives, from the Kashi Tamil Sangamam to the installation of Tamil Sengol in the Parliament. What led you to these initiatives? देखिए, जहाँ तक काशी तमिल संगमम है, मैं काशी का सांसद के नाते, मैं वैसे काशी पहले भी जाता था, लेकिन एमपी बनने के बाद मेरा वहाँ नजरिया थोड़ा बदल जाता है, चीज़ों पर फोकस बदल जाता है। तो मैं देख रहा था कि इवन जो नाविक है वहाँ, वे गुजराती भी तो काशी आते हैं, बंगाली भी आते हैं, महाराष्ट्रियन भी आते हैं, लेकिन बहुत कम नाविक हैं जो इन भाषाओं में कुछ बोलते हैं या कुछ बात करते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ पर बहुत सारे नाविक हैं जो वहीं के हैं, वहीं के लोग हैं, वो तमिलनाडु के नहीं है,
तमिल बोल लेते हैं। क्यों? मैक्सिमम यात्री तमिलनाडु से आते हैं काशी में, और उसके कारण उनको सहज बातचीत तमिल उनको, अच्छा वो हिंदी बोल नहीं पाते, तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा बाइंडिंग है। और हमारे भारती जी का परिवार भी वहाँ रहता है आज भी, उनके सुब्रमण्य भारती जी के परिवारजन आज भी वहाँ रहते हैं। फिर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भारती जी के नाम से एक चेयर किया। फिर मेरे मन में आया कि मैं काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम करूंगा। आते तो हैं लोग, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में हो, और उसमें काशी में लोग तमिल कल्चर को अनुभव करें। तो वहाँ तमिल फूड का कार्यक्रम होता है, तमिल नाट्य नृत्य का कार्यक्रम होता है, तमिल लिटरेचर का कार्यक्रम होता है, और आपको हैरान होंगे सबसे ज़्यादा किताबें तमिल लिटरेचर का कार्यक्रम था, तमिल भाषा की वहाँ भी बिकी। तो एक मुझे इसकी बहुत बड़ी ताकत महसूस होती है देश की एकता के लिए। जहाँ तक सेंगोल का सवाल है, देखिए ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि भारत की आज़ादी का सबसे पहला पल जो था, आज़ादी की पहली पल कि हाँ ये आज़ाद हुए, वो पल इस सेंगोल के साथ जुड़ी हुई है। उसी पल हमारे जो तमिलनाडु के संत हैं सारे, आदि उन्होंने ये सेंगोल दिया था, और पंडित नेहरू को यानी एक शासन परिवर्तन का राज्य दंड उनको दिया गया था। लेकिन उनके साथ श्रद्धा नहीं होगी, जो भी होगा, तो इलाहाबाद के उनके म्यूजियम में पड़ा था, और नीचे लिखा था वॉकिंग स्टिक। इतनी बड़ी पवित्र चीज को नीचे वॉकिंग स्टिक रखा था। मेरे ध्यान में सारी बातें लाई गई, तो मैंने रिसर्च के मेरे का खोजो कहाँ पड़ा है क्या है, मुझे वहाँ से मिला। मैंने अधिनम के जब संत हैं उनसे पूछा सारा, फिर तमिलनाडु में कहाँ बना था उस सोनार से पूछा, सारा रिसर्च किया, करीब साल भर रिसर्च किया, और मैंने मन बना लिया कि मैं इसको, ये भारत की आज़ादी का पहला हमारा साक्षी है, ये हमारी प्रेरणा है। तो जब नई संसद बनेगी तो उसमें उसको हम प्रस्तावित करेंगे, और फिर हम उसको एक कोने में डाल देंगे, ऐसा नहीं, हमने इसको जीवंत बनाया। इस बार राष्ट्रपति जी गए तो पहले सेंगोल चल रहा है, फिर राष्ट्रपति जा रहे हैं, फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और फिर सेंगोल को राष्ट्रपति जी के सामने प्रस्थापित किया जाता है, फिर राष्ट्रपति जी का भाषण शुरू होता है। तो उसका एक बहुत बड़ा हमने प्रोटोकॉल डेवलप किया है। देश को आज़ादी की पहली पल वो याद रहनी चाहिए, और सेंगोल भारत के अंदर राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई महान परंपरा है तमिलनाडु की, हमें गर्व होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य देखिए कि तमिल के नेता खुद इसका बहिष्कार किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अगर तमिलनाडु की लीडरशिप तमिल कल्चर, तमिल की हिस्ट्री, इस पर गर्व नहीं करेगी, तो फिर कितना नुकसान होगा इसको उनका अंदाज नहीं है। Sir, you talk about Sengol and Tamil Sangamam and lot of these things, but ऐसा बोला जाता है कि मोदी जी ये सब पॉलिटिकल रीजंस के लिए कर रहा है, तमिलनाडु से वोट कमाने के लिए ये सब कर रहा है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? अगर इसी से वोट मिलता तो ये लोग तो मेरे से 10 गुना ज्यादा कर लेते। उनके पास तो सब ताकत है, उनको मालूम है कि इससे देश मजबूत होता है, उनको मालूम है इसके कारण वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाती है, इनको मालूम है कि ऐसा होने से परिवारवाद की राजनीति खत्म होती है, इसलिए वो इन चीजों से डरते हैं। अगर इसे वोट मिलता तो मेरे से पहले वो दौड़ते। Prime Minister speculations were rife about the possibility of Prime Minister himself contesting from both Kashi and Rameshwaram. Have you ever considered contesting from Tamil Nadu, probably in the past, or will you consider it in the future? मैंने जीवन में कभी चुनाव लड़ने के लिए सोचा नहीं था। ये तो मुझे अचानक इस रास्ते पर आना पड़ा है। मैं तो अलग काम के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ था, और कभी भी मैंने मेरे लिए सोचा नहीं है। मुझे चुनाव लड़ना है वो मैंने कभी सोचा नहीं, न मैंने निर्णय किया। मैं
कार्यकर्ता हूँ, डिसिप्लिन सोल्जर हूँ। पार्टी ने तय किया, असेंबली का चुनाव लड़ो, उन्होंने तय किया। पहले कहा राजकोट जाके लड़ो, राजकोट जाके लड़ा। फिर कहा मणिनगर जाके लड़ो, फिर कहा बड़ौदा से लड़ो, फिर कहा काशी से लड़ो। जैसे पार्टी जहाँ भेजती है मैं तो जाता रहता हूँ। मैं कोई इसमें दिमाग खपाता नहीं हूँ। Are you open to the idea? ऐसा है, मैं जो मेरी यात्रा है ना, उसका मूल कारण ये है कि मैं क्लोज माइंड से कोई चीज करता ही नहीं। अगर आपको भी इंटरव्यू देता हूँ, आपको मिला हूँ, तो भी ओपन माइंड से ही मिला हूँ। तो ओपननेस ही तो जीवन के विकास का द्वार खोलती है। यू स्पीक अबाउट विकसित भारत इन 2047। इस विकसित भारत रोड मैप में विशेष से तमिलनाडु के लिए क्या प्लान है? पहली बात है कि विकसित भारत, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली विकसित हो जाए। भारत का हर कोना, भारत का हर नागरिक वो विकसित भारत का हकदार होना चाहिए। दूसरा, भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। जब मैं गुजरात से, मेरा मंत्र था भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। यही फिलोसॉफी लेकर के मैं वहां काम करता था। और हम सबका सोचना यही होना चाहिए कि विकसित भारत बनाने के लिए हम विकसित राज्य बनाएंगे। इसलिए पहली बात है, विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु का संकल्प हर तमिलनाडु के नागरिक को लेना हो। हर तमिलनाडु के नागरिक को देश की तरह ही इसमें जुटना होगा। और मेरा मत है कि तमिलनाडु इतना ताकतवर है कि विकसित भारत का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स तमिलनाडु बन सकता है। How do you say that? अब देखिए, वहाँ कोई भी विषय लीजिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, आपको टैलेंटेड यूथ मिलेगा। आप वहाँ मद्रास IIT देखिए, 5G में बहुत बड़ा रोल मद्रास IIT का रहा। और आज हमारा 6G का जो मिशन है, और शायद हम दुनिया में पहले होंगे, उसमें भी IIT मद्रास बहुत बड़ा रोल कर रहा है। मतलब कि टेक्नोलॉजी हो, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्री हो, बहुत बड़ा। अब देखिए, किसी जमाने में तमिलनाडु का कोई एक डिस्ट्रिक्ट में नाम भूल गया, कहते हैं कि 200-300 साल पहले वहाँ जो चावल किसान पैदा करता था, पर एकरेज जो चावल वो प्राप्त करता था, आज भी दुनिया में कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया जो तमिलनाडु ने किया हुआ है। तंजावुर डेल्टा। यस। अब मुझे बताइए, ये सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य को अनदेखा नहीं कर सकते। तो विकसित भारत बनाना है तो ये फोर्सेस हैं जिनकी शक्ति से विकसित भारत बनेगा। उस शक्ति को ज्यादा सामर्थ्यवान बनाना, उस शक्ति को अवसर देना, पूरे देश की ताकत उसके साथ जोड़ देना। ये अब जैसे हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं ये बहुत बड़ा भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने की बात है, डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना है, तो वो डिफेंस कॉरिडोर से बनने वाला है। 2019 you inaugurated it. Right. यानी मेरे मन में साफ है। Prime Minister, despite your best efforts on the political front, Tamil Nadu remains a very tough nut for you to crack. Why do you think so? And do you see that changing in this coming election? ये सवाल ज्यादातर मीडिया के लोगों के मन में क्या होता है, तो माफ करना, मैं आपकी भी आलोचना करूंगा, आप ही के टीवी के सामने करूंगा, बुरा मत मानना। दुर्भाग्य है कि हम घिसी पीटी जो थियरी लेके हैं ना, उसी को लेके चलते हैं और सवाल भी उसी के आसपास करते हैं। क्या मैं राजनीति में हूं इसलिए हर काम राजनीति के लिए ही करूंगा क्या? वोट पाने के लिए करूंगा क्या? सत्ता पाने के लिए ही करूंगा क्या? ये सोच कम से कम मुझे फिट नहीं बैठती है। मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। तमिलनाडु मेरे देश की बहुत बड़ी ताकत है। सत्ता किसको मिलती है मेरा विषय नहीं है भाई। ठीक है, मुझे उनके लिए काम, अगर यही होता ना तो मैं नॉर्थ ईस्ट में कोई काम नहीं करता। नॉर्थ ईस्ट के मेरे मिनिस्टर्स 150 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में गए हैं। हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री हो गए
वो सब मिला करके जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए, मैं अकेला उससे ज्यादा बार गया हूं। इसलिए हर चीज को, चुनाव, राजनीति, बीजेपी, उसी के लिए तोलना मेरे इन प्रामाणिक प्रयासों के साथ अन्याय होगा। ठीक है। मैं मेरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ, और तमिलनाडु का नागरिक वोट किसको देता है वो मेरा मुद्दा नहीं है। मुझे उसके सामर्थ्य की तरफ मेरा ध्यान है, उसकी अपेक्षाओं की तरफ मेरा ध्यान है, उसके संकल्पों की तरफ मेरा ध्यान है, और उसमें आज अगर जहां पर मुझे जनता ने बिठाया है, अगर मैं उनकी सेवा कर सकता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा सद्भाग्य होगा। और ये काम मैं दिल्ली में बैठकर नहीं कर सकता, मुझे जाना पड़ता है, मुझे मिलना पड़ता है। तो जैसे हिंदुस्तान के हर कोने में जाता हूं, तमिलनाडु जाता हूं, तो कृपा करके मेरे कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत मैं वहां जाता हूं, ऐसा कम से कम मेरे केस में मत सोचिए। नहीं, ऐसा हमें नहीं बोला, बट you do all these things, you have taken a lot of initiatives, but as a politician, अगर रिजल्ट्स आने के समय वो हैव यू एवर थॉट मैं इतना कर रहा हूँ बट क्यों तमिलनाडु के लोग मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, लाइक व्हाट इज रॉन्ग? जी नहीं, मुझे कभी भी तमिलनाडु के नागरिकों के प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है, और न ही मेरी शिकायत होनी चाहिए। राइट। मेरा प्यार है, मेरा पागलपन है, वहाँ के कल्चर के प्रति मेरा पागलपन है, वो मुझे खींच के ले जाता है। सर, अभी तमिलनाडु में स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई आया है। डू यू थिंक अंडर हिज लीडरशिप द बीजेपी इज ग्रोइंग, सपोर्ट बढ़ रहा है अभी? देखिए, भारतीय जनसंघ के जमाने से हम पूरे देश में काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी कर रहे हैं। और जब म्युनिसिपैलिटी में चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास इंसान नहीं था, कैंडिडेट नहीं था, तब से हम काम कर रहे हैं। मेरी पार्टी की 4 पीढ़ी तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी को लेकर के काम कर रही है, समर्पित भाव से कर रही है। उस परंपरा में नई नई पीढ़ी आती जाती है, उसमें अन्नामलाई आए हैं। अब ये लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है नौजवानों का, कि अपनी ब्राइट कैरियर छोड़ करके एक इंसान आया। अगर वो लेना पाना खाना कुछ बनना होता तो वो डीएमके में चले जाते, वो एआईडीएमके में चले जाते। बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कास्ट बेस भी है, आर्टिकुलेट भी है, उम्र भी है, लेकिन उन्होंने चुना रास्ता भारतीय जनता पार्टी का। इसका मतलब व्यक्तिगत एम्बिशन से ज्यादा देश का कल्याण, और उसमें तमिलनाडु पीछे न रह जाए, उस भूमिका से अन्नामलाई आज काम कर रहे हैं। In this election, you have managed to stitch an alliance of your own. There were also, Prime Minister, expectations of AIADMK to remain in your alliance. Do you regret the fact that AIADMK is not part of the NDA today? मुझे लगता है कि इस विषय को थोड़ा अलग तरीके से देखिए। मैं राजनीति में, यानी सत्ता की राजनीति में कभी नहीं था। करीब 95 से अम्मा जयललिता जी से मेरा नाता रहा है, और एक अच्छे दोस्त के रूप में हम दोनों का संबंध रहा है। मैं मुख्यमंत्री बना तो बहुत से लोग गुजरात में 2002 के चुनाव के बाद भांति भांति के मुझे आरोप लगाते थे। उस समय अम्मा गुजरात आई मेरी शपथ समारोह में, कोई कितनी आलोचना करे उन्होंने परवाह नहीं की। तो मेरा ये नाता रहा है, और इसलिए रिग्रेट अगर किसी को होता होगा तो AIADMK के लोगों को होता होगा। हमें रिग्रेट होने का कोई कारण ही नहीं है। गंवाना है तो उनको गंवाना है। ओके। जयललिता जी के सपनों को चोट पहुंचाने का पाप जो कर रहे हैं उनको रिग्रेट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को रिग्रेट होने का कोई कारण ही नहीं है। Sir, there are prominently two types of voters in Tamil Nadu. Either I like DMK, I vote for DMK, or I am anti-DMK. तो अगर मैं एक anti-DMK वोटर हूँ
तो AIADMK के बजाय दिस टाइम व्हाई शुड आई वोट फॉर बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमारा गठबंधन इस बार बड़ा मजबूत गठबंधन है और समाज के भिन्न भिन्न पॉकेट्स में ताकतों को जोड़ने वाला संगठन है। भिन्न भिन्न आर्थिक सामाजिक तबके के प्रतिनिधित्व करने वाले दलों का संगठन है। यानी एक प्रकार से एक ऐसा गुलदस्ता है, एनडीए तमिलनाडु का गुलदस्ता इतना बढ़िया है, समाज के हर व्यक्ति को उसमें अपना पुष्प दिखाई देता है, अपना फ्लावर दिखाई देता है, उसको लगता है कि मेरा है। ये सबसे बड़ा हमारा व्यूहात्मक दृष्टि से सफलता है। जहां तक बीजेपी एनडीए को वोट जा रहा है, वो पॉजिटिव वोट जा रहा है। ये नहीं है तो उसको दो, ये नहीं है तो ऐसा नहीं है। कुछ भी हो जाए, इस बार तो इनको वोट देना है। So you think it's not मैं देख anti रहा DMK हूं, मगर pro BJP? ये किसी का एंटी वोट है नहीं। बीजेपी एनडीए को पॉजिटिव वोट मिल रहा है। Okay. और पॉजिटिव वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है और वो हमारे 10 साल के कार्यकाल, यूथ का जो एस्पिरेशंस है उसको एड्रेस करने का हमारा सामर्थ्य, महिलाओं के प्रति हमारी प्रायोरिटीज, किसानों के प्रति हमारा समर्पण, गरीब कल्याण की हमारी योजनाओं का ग्रासरूट लेवल तक बेनिफिट, ये सारी बातें हैं जिसके कारण आज तमिलनाडु में प्रो बीजेपी, प्रो एनडीए लोगों का मूड बना है। Prime Minister, let's talk about an event that continues to have its reverberations till today. Ram Mandir Pran Pratishtha. What thoughts crossed your mind when you first entered the shrine and you performed the first Aarti to Ram Lalla? एक बहुत ही बड़ा भावुक सवाल आपने पूछा है। देखिए, जिस समय मुझे अयोध्या के इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने आकर के निमंत्रण दिया, प्राइम मिनिस्टर को बहुत निमंत्रण आते हैं, लेकिन इस निमंत्रण ने मुझे जगदोल दिया। और जब से निमंत्रण मिला तब से मैं एक प्रकार से उस स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में डूबता गया। मेरे पास शब्द तो है नहीं कि मैं इसका वर्णन कर सकूं। और जो बड़े विज्ञान और अध्यात्म को दुश्मन मानते हैं एक दूसरे का, उन लोगों के लिए हो सकता है मेरी बातें बहुत बड़ा मजाक का एक हथियार भी बन जाए, लेकिन मैं कुछ और अनुभव करने लगा और अगर वाइब फील करने लगा। उसके बाद मैंने एक तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूंगा। उसमें भी मैंने तय किया कि मैं ये अनुष्ठान खास करके दक्षिण में प्रभु राम जी के साथ जुड़े हुए जितने स्थान हैं वहां पर समय बिताऊंगा। पार्टी का भी काम करूंगा, सरकार भी काम करूंगा, लेकिन मेरा बाकी समय में अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगाऊंगा। और उस 11 दिन के अनुष्ठान में मैं एक प्रकार से पूरी तरह अंतर्मुख हो चुका था। मेरे मन में यही भाव था। और जब मैं अयोध्या पहुंचा, जब मैं एक एक कदम चल रहा था, मैं यही मेरे मन में मंथन चल रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं इसलिए यहां जा रहा हूं क्या, कि मैं भारत का एक नागरिक के नाते जा रहा हूं। और मैं हमेशा फील करता था कि मैं वैसे ही 140 करोड़ देशवासियों की तरह मैं सामान्य भक्त के रूप में जा रहा हूं। कोई मेरे आसपास भी कहीं पीएम मंडरा नहीं रहा था, मैं उससे परे हो चुका था। और यही रहता था देश, 500 साल का संघर्ष, लाखों लोगों के बलिदान, लाखों लोगों की तपस्या, यातनाएं, 500 साल, अनेकों पीढ़ियों की आशा, आकांक्षा, भक्ति, एक एक डगर पर मैं फील करता था कितना बड़ा इसके साथ जुड़ा हुआ है।
तो मैं इस भाव अवस्था में टेम्पल में एंटर किया। पहले तो मैं अनुभव करता था 140 करोड़ देशवासियों का सपना आज पूरा हो रहा है, एक टर्निंग पॉइंट है वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही रामलला के सामने पहुंचा तो पहले मेरी नजर उनके चरण पे गई और दूसरी मेरी नजर उनकी आंखों पे गई और वहीं मैं अटक गया। कुछ पल तो हमें जो पंडित थे वो ये करो वो करो, मेरा ध्यान ही नहीं रहता था, मेरा ध्यान उसी में लग गया। और मैं पता नहीं ऐसा मेरे मन में जो विचार भाव प्रकट हुए वो ये थे कि रामलला जी मुझे कह रहे हैं कि अब स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है, भारत के दिन आ चुके हैं, भारत आगे बढ़ रहा है और 140 करोड़ देशवासियों के सपने उनकी आंखों में मैं देख रहा था। और मैं मानता हूं मेरे मन में, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी शायद ऐसी पल, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत से प्रवाह रहे हैं, लेकिन वो पल बाद में तो आरती वगैरह जो रिचुअल था वो भक्ति भाव से करता ही था, लेकिन ये जो मैं व्यक्तिगत अनुभूति करता था वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। सर, वो 11 दिन के अनुष्ठान में यू वर मेंशनिंग दैट यू केम टू तमिलनाडु आल्सो, टू श्रीरंगम, टू रामेश्वरम। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दैट? देखिए, श्रीरंगम में मैंने कम रामायण सुनने का मुझे अवसर मिला और वहाँ के जानकार लोगों ने मुझे बताया कि कम रामायण का पहला पाठ वहीं पर हुआ था, उस मंडप में। उसी मंडप में कम रामायण सुनने का मुझे अवसर मिला और जितने भी लोग वहाँ थे किसी की आंख में तो आंसू बंद नहीं हो रहे थे, बड़ा भाव विभोर वातावरण था। और जो इस बात को जानता था कम रामायण का कैसे इसका जन्म और उस समय का उसका क्या प्रभाव था, तो मेरे लिए मेरा जो एक चैतन्य भाव था उसमें नए रंग भरने का सामर्थ्य ऐसे श्रीरंगम में मैं अनुभव कर रहा था। The accusation is you timed these events very close to the elections for it to have the impact. आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके आधार पर राम मंदिर बनना शुरू हुआ। बनाने वाले लोग अलग है, ट्रस्ट अलग है, तो हो सकता है कि समय ईश्वर ने ही तय किया होगा, वरना उसी समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होना, उसके बाद रामलला जी का उनका प्राण प्रतिष्ठा होना, इसमें तो किसी मनुष्य का रोल ही नहीं दिखता है, क्योंकि क्रमिक हो रहा है, एक के बाद जिसने जजमेंट दिया होगा उसको भी मालूम नहीं होगा 2024 के चुनाव के पहले मामला खड़ा हो जाएगा। सर, डीएमके और अपोजिशन ने तमिलनाडु में ये भी कह रहा है कि राम मंदिर ये पूरा व्यवस्था एक नॉर्थ इंडियन त्योहार है, नॉर्थ इंडियंस के लिए ही इसका प्रभाव आएगा, तमिलनाडु में ऐसा कनेक्ट नहीं है ऐसे, तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। एक काम कीजिए, हिंदुस्तान के गांवों की जो यादी है ना, सूची है, उसको देख लीजिए। इस देश में राम से जुड़े गांवों के नाम, जैसे रामनाथपुरम, पूरे देश में अगर किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा गांवों के नाम राम से जुड़े हैं तो तमिलनाडु में है। इवन अयोध्या के आसपास भी उतने गांव नहीं है जहां राम शब्द जुड़ा हुआ हो जितना तमिलनाडु में है। अब मुझे बताइए, कोई अगर इसका ऐसा तर्क देता है, इसका अज्ञान कहेंगे क्या कहेंगे? इसका मतलब वो तमिलनाडु को ही नहीं जानते, तमिलनाडु की इस महान परंपरा को नहीं जानते। राम की बात तो छोड़ दीजिए, आप दक्षिण में जाकर देखिए, मैक्सिमम आपको नाम राम से जुड़ा मिलेगा आपको। Let me ask about a matter that touched a lot of people. Prime Minister, you have been a loving son. You have made your mother very proud. When she passed away, you returned to work
few hours after the funeral. Prime Minister Narendra Modi would have been in conflict with son Narendra Modi. Why did you prioritize work over grief? Why did Prime Minister Narendra Modi prevail over son Modi? इसकी क्रेडिट मोदी को नहीं जाती है, उसकी क्रेडिट बेटे को भी नहीं जाती है, उसकी सारी क्रेडिट उस माँ को जाती है जिसने हमें बनाया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उनके जब 100 साल हुए तो मैं माँ से मिलने गया, तो 100वां जन्मदिन था। तो मैंने माँ से मिला तो पहला सवाल क्या था, क्यों भाई काम छोड़ के आए हो क्या? वाह। कब आए? तुमको जल्दी जाना होगा। ये उनके बातें थी। फिर मैंने उनसे प्रार्थना करने के बाद मैंने तो माँ मैं निकल रहा हूँ, मेरे लिए कुछ संदेश। मेरी माँ स्कूल देखी नहीं है, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कुछ किताब क्या होती कुछ मालूम नहीं, और जीवन भर मजदूरी करके गया। तो मैंने कहा माँ मेरे लिए कुछ। उन्होंने जो 2 वाक्य मुझे कहे वो शायद कोई भी आश्चर्य करेगा। वो कहते देखो बेटा, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। अब ये कभी भी जिसने पढ़ाई नहीं की है, जो 100 साल की उम्र की हो चुकी है, उनको कोई लेना देना नहीं, ये प्रधानमंत्री है क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो मुझे हमेशा एक बात कहती, देख भाई किसी का बुरा नहीं करना है और गरीबों के लिए काम करना है। और समय के विषय में वो हमेशा सोचते भाई तुम अपना काम करो, मेरे लिए सर मैं ईश्वर के जितना है मैं रहूंगी, मेरे लिए समय खराब मत करो। अब ये संस्कार थे। तो मुझे लगा कि माँ की विदाई भी, और मैं नहीं चाहता था कि ये सारे पॉलिटिकल इवेंट बने। तो उनके मृत्यु का समाचार मुझे मिला, मैं सुबह 6 बजे निकल गया, पहुंचा और तुरंत हमने अग्नि संस्कार किए। और मेरे ही परिवार के लोग थे, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं। बनना तो प्रधानमंत्री की माता जी तो पता नहीं कितना बड़ा, जैसे हमारे देश में पॉलिटिकल लोगों की आदत है, तो न ही मेरी माँ ने कभी ऐसा जीवन जिया था और न ही मैं उस वृत्ति का हूँ। तो मैं अपना काम में, और मेरे कार्यक्रम बने हुए थे, तो मैं तुरंत काम में लग गया। Today, Prime Minister, India stands as a very tall country in the global stage. How accomplished you feel on the foreign policy front? What would you list as your top 3 foreign policy achievements? पहली बात तो है कि मैं चाहूँगा कि ये जो टॉप 3 और टॉप 5 और टॉप 10 या तो विद्वान लोग दें या तो देश की जनता दे। मैं खुद ही अपने आप को टॉप 3 ढूंढ के निकाल के कहूँ, क्योंकि मेरे लिए हर काम टॉप ही होता है। हो सकता है आपके पूरे सिनेरियो में छोटा लगता हो, लेकिन वो छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है। और इसलिए मैंने हर काम को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। दुनिया के छोटे से छोटे देश को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना है। हम दुनिया के बड़े देश का लिए हमारा एक मूल्यांकन, लेकिन आप मोटा मोटा देख सकते हैं। आज विश्व में भारत की एक पहचान बनी है विश्व बंधु की, विश्वमित्र, विश्व बंधु। आज भाव बना है दुनिया में कि भारत उनका भाई है, विश्व बंधु के रूप में भारत की छवि बनी है। कोविड का संकट, दवाई चाहिए, अरे भारत देगा। वैक्सीन चाहिए, तो भारत देगा। G20 समिट में अफ्रीका को जोड़ना, अफ्रीका को विश्वास, अरे भाई भारत के पास आएगा ना, जरूर हमारा नंबर लग जाएगा। ये जो भरोसा है दुनिया में, ये उसको कैसे रैंकिंग करेंगे आप? दुनिया के हर देश को भरोसा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि दूसरा, आप देखिए कि अमेरिका और रशिया के बीच में तनाव होगा,
लेकिन भारत अमेरिका का भी मित्र है, भारत रशिया का भी मित्र है। एक देश का दूसरे देश के साथ, पैलेस्टाइन देखो, इजराइल देखो, पैलेस्टाइन के लोगों के साथ भी मोदी का इतना ही निकट नाता है और इजराइल के साथ भी उतना ही नाता है। तो हम एक प्रकार से निष्पक्ष भाव से ग्लोबल गुड के लिए सोचने वाले लोग हैं और भारत के हितों को सुप्रीम रखते हुए आगे बढ़ने वाले लोग हैं। The opposition has a constant allegation against you that मोदी जी गरीबों के लिए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बड़े कंपनियों के लिए, बिग कॉर्पोरेट्स के लिए। ये सरकार प्रो कॉर्पोरेट है, तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दैट? आप अगर पंडित नेहरू का कालखंड देखेंगे या कांग्रेस का कालखंड देखेंगे तो हमारे देश में एक नैरेटिव चलता था और विपक्ष के लोग ज्यादातर उस नैरेटिव को बोलते थे और लेफ्टिस्ट लोग, समाजवादी लोग मुखर होकर के बोलते थे। वो ये था, ये टाटा बिरला की सरकार है, ये टाटा बिरला की सरकार है। पार्लियामेंट में भी नारे लगते थे, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी। तो ये बीमारी लंबे अरसे से चल रही है। ये इनका बैंक्रप्सी है सोचने की, और लेफ्टिस्ट जो नैरेटिव है उसी में जीने की उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने ये गालियां खाई है वो गालियां देने लगी है। तो कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई है, इसका इससे आप उदाहरण कर सकते हैं। अब इस सवालों के या इन आरोपों का जवाब तर्क से देना कि तथ्यों से देना? तर्क से मैं दे सकता हूं और पूरी तरह ऐसी बातों को ध्वस्त कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ तथ्य रखना चाहता हूं और आप तथ्यों के आधार पर तय कीजिए कि ये सरकार किसकी है। इस देश में 80 करोड़ लोगों को कोविड से आज तक मुफ्त राशन मिला दिया जा रहा है। वो सब मेरे देश के अमीर लोग हैं, कॉरपोरेट लोग हैं। इस देश में 50% जनसंख्या ऐसी थी जिसका बैंक में खाता नहीं था। मोदी ने उनका बैंक में खाता खुलाया। क्या ये कॉरपोरेट के बैंक खाते नहीं थे क्या? ये अमीरों के बैंक खाते नहीं थे क्या? गरीबों के बैंक खाते नहीं थे। इस देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं थी। वो मिट्टी का दिया जला करके, मिट्टी के तेल का दिया जला करके जीते थे। 2014 तक ये हाल था। मोदी ने उन 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली पहुंचाई। क्या ये कॉरपोरेट लोग हैं क्या? ये अमीरों के घर है? मेरे देश की माताएं बहनें शौचालय के अभाव में पीड़ा अनुभव कर रही थी। या तो सूर्योदय से पहले जाना पड़ता था जंगलों में लोटा लेकर के, या तो सूर्यास्त के बाद जाना पड़ता था। उनके मन में एक पीड़ा रहती है, शरीर पर दिन भर कितनी तकलीफ हो लेकिन जा नहीं पाती थी। उन माताओं बहनों का दुख दर्द मोदी ने देखा और 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए। ये एक प्रकार से उत्तर भारत में तो उसको इज्जतघर बोलते हैं, टॉयलेट नहीं बोलते, क्योंकि माताओं बहनों को सम्मान मिला है। और ये काम सारे डिग्निटी है। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का होता है क्या? अमीरों का होता है? 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं और मोदी का टारगेट है 3 करोड़ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को मैं लखपति दीदी बनाऊंगा। क्या ये सब कॉर्पोरेट है क्या? ये अमीर लोग हैं क्या? आयुष्मान भारत योजना, इस देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था, इसकी हमने चिंता की है। 50 करोड़ लोग इसके बेनिफिशियरी हैं। क्या 50 करोड़ लोग कॉर्पोरेट हैं? क्या 50 करोड़ अमीर लोग हैं इस देश में? इस देश में 80% से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनको पानी के लिए कहीं कहीं बाहर जाना पड़ता था।
आज नल से जल करीब 12-15 करोड़ तक हम पहुंच रहे हैं। नल से घर में नल से जल पानी मिलेगा, गैस का चूल्हा जल रहा है। मैं आपको ऐसी 100 चीजें गिना सकता हूं जो मेरे देश के गरीब के लिए समर्पित है। और सिर्फ सामाजिक नहीं, भौगोलिक रूप से हिंदुस्तान के सीमा पर जो गांव बसे हैं, जिसको आखिरी गांव कहा जाता था, मोदी ने इसको पहला गांव कहा। वो लास्ट गांव नहीं है, फर्स्ट विलेज है। और मेरे मंत्रियों को जाकर के मैंने रात वहां रुकवाया। मेरे 15 मिनिस्टर्स इन गांव में जाकर के रात रुक करके आए, क्योंकि मुझे उन गांवों को वाइब्रेंट बनाना है। हमारे देश में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हर पैरामीटर में पीछे रह गए हैं। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया, 40 पैरामीटर में तय किया कि इन 100 डिस्ट्रिक्ट को मैं स्टेट की एवरेज से ऊपर ले जाऊंगा, नेशनल एवरेज के बराबर ले आऊंगा। क्या ये अमीरों के जिले हैं क्या? ये धन्ना सेठों के जिले हैं क्या? आप एक 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 मेरी योजना और मेरे काम की विशेषता है डिलीवरी। हम जो तय करते हैं तो दिल्ली में रिबन काट करके मीडिया में फोटो छप जाए वहां रुकते नहीं है। हम उसके घर के अंदर दिया जले तब तक काम करते हैं। और इसलिए अगर उनकी बैंकरप्सी है तो मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। Prime Minister, the other accusation is you're misusing government agencies to persecute your opposition. You are weaponizing agencies like CBI, ED to persecute them, target them politically. देखिए, ईडी के संबंध में जो आप कह रहे हैं, क्या ये ईडी हमारी सरकार आने के बाद बना है? नहीं। पीएमएलए का कानून क्या है, हमने आकर के बनाया? नहीं, पहले से था। अब सवाल ये है कि ईडी ने काम क्या किया है। एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। न उसे हम रोकते हैं, न उसे हम भेजते हैं। उसको स्वतंत्र रूप से काम करना होगा और कोर्ट के तराजू में उसको सही निकलना होगा। हम इसमें हमारा सीधा संबंध आना ही देना नहीं चाहते। अब देखिए क्या हुआ। हमने ईडी के पास करीब 7,000 केसेस है, 7,000। उसमें से पॉलिटिशियन से जुड़े हुए केस में मात्र 3% से भी कम है। 7,000 मैटर्स उसमें पॉलिटिशियन से जुड़े हुए 3% से भी कम। दूसरा, अब देखिए, जब उनका समय था, उनके यहां 5-10 साल में जो कैश उन्होंने पकड़ा वो सिर्फ 35 लाख था। हम लोगों ने जो कैश पकड़ा वो करीब 2200 करोड़ है, 2,200 करोड़ रुपीस। मतलब कि एजेंसी की ऑपरेशन भी लीक नहीं हो रहे, ताकि ये सारी चीजें पकड़ी जाती है। और आप देखिए, नोटों के ढेर पकड़े जा रहे हैं। इवन वॉशिंग मशीन में पैसे रखे हुए मिल रहे हैं। घरों में जो पाइप होती है, लगता है पाइप पानी की है, तोड़ते हैं तो पता चलता है अंदर नोटों की गड्डियां हैं। बिस्तर पे नोटों की गड्डियां हैं। कांग्रेस के एक एमपी के यहां से 300 करोड़ रुपया मिला। बंगाल में मंत्रियों के घरों से रुपयों के ढेर मिले हैं। अब ये दिखता है तो क्या देश की जनता ये सब चीजें सहन करने को तैयार है? मैं मानता हूं नहीं है। देश की जनता कहती है बीमारी जानी चाहिए, इनकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। हमने बंगाल में करीब 3,000 करोड़ रुपया अटैच किया हुआ है। वो पैसे किसके हैं? किसी को कहा तुम्हें क्लार्क की नौकरी मिलेगी, इतना पैसा दो। किसी को कहा तुम्हें प्राइमरी टीचर बनाएंगे, इतना पैसा दो। किसी को कहा तुम्हें ड्राइवर बनाएंगे, इतना पैसा दो। ये जो पैसे हैं वो है। तो मैं अभी लीगल एडवाइस दे रहा हूं कि क्या ये जिनके पैसे गए हैं, जिन गरीबों के, वो मैं वापस दिलवा सकता हूं? तो मैं इसकी जांच करवा रहा हूं। पैसे हमने
इसके पहले जो पकड़े थे उसमें से करीब 17,000 करोड़ रुपए हम वापस दे चुके हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी। जिनके हक के थे और जो पता है, ट्रेल है कि भाई इसका ही पैसा है, उसको वापस दिया हमने। यानी ईडी के पैसे जब को वापस मिलते हैं तो लोग ईडी को जय जयकार कर रहे हैं आजकल। The opposition says they come after us. Why don't they go after BJP politicians? ऐसा है, जिस भी पॉलिटिशियन का केस होगा चलेगा। आप मुझे बताइए, एक केस बताइए भाई इसका केस ईडी ने बंद किया, और ईडी का केस, ईडी खुद कोई केस नहीं कर सकती, आपको पता है। देश की अलग अलग एजेंसियां अगर जब तक एफआईआर नहीं करती है तब तक ईडी कुछ नहीं कर सकती। कानून और ईडी पे रोक है। प्रेडिकेट ऑफेंस। और ये कैसे लोग हैं जी, 10 साल तक पीएमएलए कानून तो था पहले से ही, वो कभी उपयोग नहीं किया। 150 से ज्यादा कोर्ट मैटर बने कि पीएमएलए का कानून खत्म करो, रोको। किसी अफसर की पोस्टिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट, किसी अफसर को न हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट। यानी ईडी काम न करे इसके लिए अदालतों को एक बहुत बड़ा हथियार बनाने की कोशिश हुई है, क्योंकि उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की जो लड़ाई है वो रुकने वाली नहीं है। तो उनको लगता है कि इस एजेंसी के कानून खत्म कर दो ताकि भाई देश में भ्रष्टाचार की बातें कोई कर ना पाए, लड़ाई लड़ ना पाए। Prime Minister, you keep talking about the corruption charges against the Congress party and the rest of the opposition in your campaign trail. Those happened a decade ago. Do you think it still resonates with the Indian masses? देखिए, हिंदुस्तान का सामान्य नागरिक समझने लगा है कि अगर ये करप्शन की बीमारी पहले रोकी गई होती तो देश आज कहां से कहां पहुंच जाता। और इसलिए कोई ये माने कि वो तो उस समय करप्शन हुआ था, अभी चर्चा करने का क्या मतलब है। इस देश, दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोगों ने फिलॉसफी बना ली है कि कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। इसलिए करप्शन में जिनको जेल हुई है ऐसे लोगों को मंच पर बिठा करके राष्ट्र को मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, आजकल करप्शन वालों को बचाने के लिए रैलियां की जा रही है। और इसलिए एक तरफ वो लोग हैं जिनका मंत्र है भ्रष्टाचारी बचाओ, एक तरफ मोदी है जिसका मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। दूसरा, आपने देखा होगा ईडी ने जो रेड्स किए हैं, ड्रग्स वाले बहुत बड़ी मात्रा में लोग जेलों में गए। बहुत बड़ा संकट तमिलनाडु के सामने ड्रग्स का आ रहा है, और ईडी ने ड्रग्स के खिलाफ भी कार्रवाई की। बहुत बड़ी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग में ड्रग्स वाले जुड़े हुए हैं। अब कोई मुझे बताए कि हमारे बच्चों को ड्रग्स से बचाना है कि नहीं बचाना है। और उस पैसों का कारोबार के लिए तो ड्रग्स है, उन पैसों के कारोबारों पर ईडी काम करती है, तो इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है जी। Sir, I also want to ask you about the electoral bonds data that has been published. Do you think this has caused some embarrassment to your party, a setback? मुझे बताइए ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे सेटबैक हो। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाएगी कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है क्या? ये तो मोदी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता तो आपको बस जानकारी होती भाई यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। Prime Minister, moving to elections, your party by most opinion polls or all opinion polls looks like it is in a pole position, in a comfortable position. Is it because of your own strength or the opposition weakness? भारत के 4 प्रमुख वर्ग, इस देश का गरीब, इस देश का यूथ, इस देश की विमेन, इस देश का किसान, मेरे हिसाब से 4 सबसे बड़ी जातियां हैं।
उनको लग रहा है कि पिछले 10 साल में उनके एस्पिरेशंस को एड्रेस किया गया है, उनके प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। उनको लग रहा है कि उनके एस्पिरेशंस फुलफिल अगर होना है तो इसी गति से देश को आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी अगर बीजेपी एनडीए को ताकत मिलेगी, अगर मोदी को ताकत मिलेगी तो ये काम अनेक गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसलिए आज पूरे देश में सकारात्मक वातावरण है। आज पूरा देश विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ गया है और उसको वो पूरा करना चाहता है। Sir, you are easily the most successful politician in India today. 4 times in Gujarat और अभी तीसरी बार के लिए. So, as the most successful politician in the country, sir, कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ उपाय बता सकते हो? ऐसा है कि एक तो मैं अपने आप को तिस्मार का नहीं मानता हूँ जो किसी को सलाह देता फिरे या उपदेश देता फिरे, लेकिन जितनी मेरी राजनीतिक विद्यार्थी के नाते समझ है, कांग्रेस के अंदर भी बहुत ही सीनियर लोग आज भी हैं, अनुभवी लोग हैं और कांग्रेस की मूल आचार विचार के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे लोग हैं। सिर्फ कांग्रेस के लोग, उन्हीं के ऐसे वरिष्ठ लोग जो हैं, जो आज किनारे पर बैठे हैं, उनको सुनना शुरू कर दे, समझना शुरू कर दे, तो भी कांग्रेस का भला हो जाएगा। मेरी सलाह की कोई जरूरत नहीं कांग्रेस को, उनके अंदर बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, वे अगर उनको थोड़ा पूछ लिया जाए तो भी कांग्रेस का भला हो जाएगा। Prime Minister, you've raised the ant against the dynastic politics. You talk about the dynastic politics of the opposition bloc. Do you think this charge resonates with the people? Because dynastic politics have been prevalent not just in India, but across South Asia for a long time. Do people take this charge seriously at all? पहली बात है कि हमारे देश में एक कांग्रेस के जमाने में फैशन थी, भारत में कुछ बुरा हो तो क्या, अरे भाई दुनिया में ऐसा है, भारत, ये तरीका ठीक नहीं है। भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इतनी जनसंख्या है, इतनी विविधता है, हर एक के अपने एस्पिरेशंस हैं, क्या एक 5-7 परिवार इसको संभाल पाएंगे क्या? ट्रू डेमोक्रेटिक वे में लोग ऊपर आने चाहिए, तब जाकर के लोगों की आशा आकांक्षा को पूरा कर पाएंगे। दूसरा, हमारे देश में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि भी किसी परिवार में से एक से अधिक लोग पॉलिटिक्स में है तो क्या है। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि किसी परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में है, उसको मैं परिवारवाद नहीं कहता हूं। हम तो चाहते हैं मैक्सिमम लोग राजनीति में आए, और एक परिवार के 10 लोग भी आते हैं तो बुरा है, सब मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी ही वो परिवार जन्म देता है, वो परिवार उसको चलाता है, वो परिवार ही उसका निर्णायक होता है, पार्टी में अगली पीढ़ी का व्यक्ति भी कोई आएगा तो उन्हीं परिवार का आएगा, वो परिवारवादी पार्टियां हैं जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, जिसमें उस पार्टी के कितने ही विद्वान तेजस्वी समर्पित कार्यकर्ता होगा, उसको उस स्थान पर कोई नहीं जाने देगा। ये लोकतंत्र के लिए ये एंटी डेमोक्रेटिक है, और इसलिए दुनिया में कहाँ क्या चलता है इसके आधार पर भारत का निर्णय नहीं होगा। भारत का निर्णय भारत के नौजवानों के भविष्य के साथ होगा, भारत के गांव के साथ होगा, भारत के किसान के साथ होगा, और हर एक को जो अवसर मिलना चाहिए परिवारवादी के अंदर नहीं मिलता है। सर, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन और उनकी डीएमके पार्टी के लिए आपका क्या संदेश है? मैं नहीं मानता हूं कि उनको मेरे संदेश की जरूरत है, वहां की जनता ही बहुत बड़ा कड़ा संदेश इस बार दे देने वाली है, मेरे संदेश की जरूरत नहीं है। Prime Minister, you have set Mission 400. After being 2 terms in power, is Mission 400 not too ambitious? Little not too much? ये देश की जनता ने तय किया है, मोदी ने तय नहीं किया, देश की जनता ने तय किया है, क्योंकि देश की जनता को भरोसा हो गया है कि 30 साल स्टेबिलिटी के अभाव में देश का बहुत नुकसान हुआ है।
पिछले 10 साल स्टेबिलिटी के कारण देश को बहुत फायदा हुआ है और हर नागरिक को अपने वोट की ताकत समझ में आई है कि मेरे वोट की ताकत है कि मेरा घर का टॉयलेट बनता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को खाना मिलता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को दवाई मिल रही है। ये देश के सामान्य मानवी का भरोसा बना है और वो चाहते हैं। ये जनता जनार्दन का निर्णय है, मोदी तो निमित्त है। सर, इस 400 पार इन दिस टुवर्ड्स दिस गोल, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन स्पेसिफिकली फ्रॉम साउथ इंडिया? पहली बात है, पूरे देश में से हमें जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। हमें उनकी आशा अपेक्षा है, उस पर खरा उतरने के लिए अपने आप को हमेशा सज्ज रखना है। मेरा ध्यान उस पर केंद्रित हुआ है। Any expectations from Tamil Nadu, and when do you see BJP ruling in Tamil Nadu? Do you even expect that happening in the near future? पहली बात है, मैं चुनाव के जोड़ तोड़ के आधार पर तमिलनाडु को उस तराजू से तोड़ता ही नहीं हूँ। मेरे लिए तमिलनाडु इस देश की बहुत बड़ा सामर्थ्यवान इकाई है। वहाँ की भाषा हो, वहाँ का कल्चर हो, वहाँ की संभावनाएं हो, मेरे लिए विकसित भारत के सपने में तमिलनाडु का सामर्थ्य बहुत जरूरी है। वही मेरा सपना है। What is Prime Minister's guarantee for Tamil Nadu if you win another term? विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु, आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे बड़ा मेरा डिफेंस, वो हमारा तमिलनाडु का जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वो मेरी सबसे बड़ी गारंटी है। हमारा पोर्ट सेक्टर, हमने तूतुकुड़ी में अभी एक पोर्ट का मैं शिलान्यास करने आया था। वो एक गेम चेंजर बनने वाला है भविष्य में ग्लोबल शिपिंग के लिए। उसके लिए कोई भी टूरिज्म, मैं देख रहा हूँ भारत में टूरिज्म सबसे ज्यादा तमिलनाडु में आएगा और भारत में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो मैं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जो तमिलनाडु के को मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। Modi 4.0, can one expect that to happen? ऐसा है कि आप 4, 5, 6 जो गिनना गिनिए, मेरा दिमाग 2047 पर बिल्कुल फिक्स है। 2047 विकसित भारत। Wishing you all the best. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you very much, Prime वणक्कम। Minister. Thank you. वणक्कम।